दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपकी एक यूनिट है, आपका एक चैप्टर है चुनाव प्रणाली, परिभाषा, प्रक्रिया और चुनाव प्रणाली के प्रकार। तो आज हम आपके इस यूनिट को, इस चैप्टर को पूरी तरह कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। देखिए, अगर हम बात करें चुनाव प्रणाली से संबंधित आपके इस चैप्टर की, तो इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए थे। जैसे कि जो FPTP सिस्टम है, जो जिससे कि चुनाव होता है, तो उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा जो लिस्ट प्रणाली है जिसके द्वारा चुनाव किया जाता है, तो ये भी एक चुनाव प्रणाली थी, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले पढ़ाया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक शुरुआत से सारी बातें करते हुए पूरी तरह आपके इस यूनिट को, इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो जो भी चीज़ें लेफ्ट रह गई थी आज के इस वीडियो में, उन सभी को ऐड किया गया है। वीडियो पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ है, ये है चुनाव प्रणाली। देखो, इस चैप्टर से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चुनाव प्रणाली क्या है, इसको बताइए। और फिर या फिर कुछ भी कह दिया जाए कि आनुपातिक चुनाव प्रणाली क्या है, इसको समझाइए। लेकिन स्टार्टिंग में जो मेनली जो क्वेश्चन आता है, उसके शुरुआत में आप देखेंगे कि लिखा रहता है कि चुनाव प्रणाली क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, जिसको हम निर्वाचन सिस्टम या निर्वाचन प्रणाली भी कहते हैं। तो कैसे भी आ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि चुनाव प्रणाली ये होती है। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम पहले बात करते हैं कि चुनाव प्रणाली क्या है, या जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, इसको अभी हम समझ लेते हैं। तो मतदाता अनेक उम्मीदवारों या अनेक राजनीतिक दलों में से अपनी पसंद के उम्मीदवारों का संकेत किस तरह से दें, और प्राप्त मतों के आधार पर अलग अलग या विभिन्न उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों में पदों का आवंटन या जो पद हैं उनका बंटवारा कैसे हो, यह सब कुछ एक किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रचलित निर्वाचन प्रणाली से निर्धारित होता है। देखो दोस्तों, निर्वाचन प्रणाली क्या है? तो निर्वाचन प्रणाली के द्वारा ही किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सीटों का बंटवारा किया जाता है। किस तरह से, किस तरीके से मतदाता अपने उम्मीदवारों को चुनेंगे, ये सारी चीज़ें निर्वाचन प्रणाली के ऊपर डिपेंड करती हैं। मतलब निर्वाचन प्रणाली ही देखो, सिंपल सी बात है, भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है वो अलग है, चाइना में निर्वाचन प्रणाली अलग है। तो चाइना के मतदाता अपने प्रेसिडेंट को अलग तरीके से चूज़ करते हैं, और भारत के जो मतदाता हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को अलग तरीके से चूज़ करते हैं, या अपने उम्मीदवारों को अलग तरीके से चूज़ करते हैं, क्योंकि निर्वाचन प्रणाली अलग अलग है। तो निर्वाचन प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा निर्वाचन किया जाता है, और ये सारे तरीके तय किए जाते हैं कि किस तरह से मतदाता अपने उम्मीदवारों को चूज़ करेंगे, और किस तरह से जो राजनीतिक दल हैं या जो अलग अलग जो उम्मीदवार हैं उनमें सीटों का बंटवारा किया जाएगा। ये सारी चीज़ें निर्वाचन प्रणाली में होती हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार या उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित पद या पदों की संख्या के बराबर होती है, तब उन्हें निर्विरोध निर्वाचित या सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। जब उम्मीदवारों की संख्या पदों की संख्या से अधिक हो, तब उनका मुकाबला जरूरी हो जाता है। ऐसे हालात में निगमित मतदान कराया जाता है, समय पर मतदान होता है, वोटिंग होती है, और निर्वाचन का परिणाम प्रचलित निर्वाचन प्रणाली के अनुसार घोषित किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार होता है, सिंपल सी बात है, अगर दिल्ली में एक सीट है, एक चुनाव की सीट है, और एक ही व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा है, तो सिंपल सी बात है कि निर्विरोध उस व्यक्ति को ही निर्विरोध उस व्यक्ति को ही चुन लिया जाता है, बिना किसी विरोध के। लेकिन अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं, तब कंपटीशन होता है, मतलब वोटिंग कराई जाती है। लोग जिससे को ज़्यादा वोट देते हैं वही चूज़ होता है, वही पद पर बैठता है। तो ये बातें हैं, और ये सारी चीज़ें निर्वाचन प्रणाली के अकॉर्डिंग होती हैं। निर्वाचन प्रणाली के अकॉर्डिंग ही परिणाम, रिजल्ट आने पर उसे उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है, या जो भी प्रक्रिया है वो की जाती है। तो यहाँ पे हमने हल्का सा समझा निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, यानी कि चुनाव प्रणाली क्या होती है। निर्वाचन कह लो या चुनाव प्रणाली कह लो, बात वही है। तो यहाँ पे हमने ये जितना भी पढ़ा, ये सारा का सारा निर्वाचन प्रणाली है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं किया, मतलब ये आपको याद करना है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट भले है, लेकिन फिर भी आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है। निर्वाचन प्रणाली समझ लिया। निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी कि जो नॉर्मली जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसीज हैं, जहाँ पर प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, वहाँ पर अगर हम मेनली बात करें तो निर्वाचन ऐसी प्रक्रिया है, चुनाव कराना ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय या संगठन के सदस्य निश्चित नियमों के अनुसार एक या अनेक व्यक्तियों को अपनी ओर से सत्ता का प्रयोग करने के लिए चुनते हैं।
निर्वाचन को इस बात का प्रमाण माना जाता है कि शासक या सत्ताधारी अपनी सत्ता का प्रयोग शासितों की सहमति से करेंगे, अतः निर्वाचन उनकी सत्ता को वैधता प्रदान करता है। सिंपल सी बात है। निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? तो निर्वाचन प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा चुनाव होता है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को चुना जाता है, ठीक है। और ये निर्वाचन प्रक्रिया ही है जिसके जो वैधता प्रदान करती है सत्ता को। अब मान लो आपने किसी व्यक्ति को चुनकर अपनी तरफ से संसद में भेजा है, तो मतलब निर्वाचन प्रक्रिया थी ना एक, ऐसा नहीं था ना कि अचानक से कुछ भी आपने अचानक से चूज कर लिया। एक पूरा का पूरा प्रोसेस था। आपका पहले वोटर आईडी कार्ड बना, उसके बाद आप वोट देने गए, तो सभी लोगों को राइट्स दिए गए थे। तो एक वैधता प्रदान करता है ये सत्ता को। आधुनिक युग में वैधता के इस आधार को विशेष महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र में तो निर्वाचन प्रक्रिया आवश्यक है ही, परंतु कई गैर लोकतंत्री या सर्वाधिकारवादी जहां पर कुछ व्यक्तियों का शासन है, तो वैसे राज्यों में भी वैधता के इस आधार को मान्यता देते हुए निर्वाचन का आडंबर रचाया जाता है। निर्वाचन या चुनाव की मुख्य कसौटी यह है कि मतदाताओं के सामने वास्तविक विकल्प होने चाहिए ताकि उनमें से वे जिसे सबसे उपयुक्त समझते हों उसका चुनाव या उसका समर्थन कर सकें। इसके विपरीत गैर लोकतंत्रीय प्रणालियों में, जैसे कि पूर्ववर्ती सोवियत संघ में, निर्वाचन या चुनाव तो होते थे, परंतु मतदाताओं को एक ही उम्मीदवार का चुनाव करना पड़ता था, जिसे वहां की कम्युनिस्ट पार्टी मनोनीत करती थी। और 1980 के दशक के मध्य में जब वहां कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के अलावा जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जब वो भी चुनाव में खड़े होने की अनुमति उन्हें दी गई, तब से वहां सर्वाधिकारवाद का पतन भी होना शुरू हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सामान्य बातें पढ़ी। देखो आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है या आपको क्या पढ़ना है, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको सारी बातें बताई जा रही हैं। सिंपल सी बात है, आपको अभी यहाँ पे चुनाव प्रणाली के प्रकार समझने हैं कि अलग अलग तरह की चुनाव प्रणालियाँ होती हैं, जैसे कि आनुपातिक चुनाव प्रणाली हो गई, FPT सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया कि चुनाव प्रणाली क्या होती है। यही सारी बातें आप लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है ना कि चुनाव प्रणाली क्या है, इसको बताइए, इलेक्टोरल सिस्टम एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज इलेक्टोरल सिस्टम, ऐसा लिखा आ जाए, इंग्लिश में देख लेना आप। या निर्वाचन प्रणाली क्या है, तो ये सारी बातें आप लिख देना। अभी आप इसे याद कर लो, ज़्यादा बड़ा नहीं, याद कर लो। और ये चुनाव प्रक्रिया भी आप ऐड कर देना। चुनाव प्रक्रिया भी हल्का हल्का है, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, यहाँ पे ईजी वर्ड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सामान्य बातें लिखी हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है यहाँ पर। जैसे कि जो सोवियत संघ वगैरह हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें तो सोवियत संघ वगैरह में भी, हालांकि वहाँ पर सर्वाधिकारवादी शासन था, लेकिन फिर भी वहाँ पर निर्वाचन दिखाया जाता था, निर्वाचन किया जाता था। हालांकि जो वोटर्स थे उनके पास बहुत कम ऑप्शन हुआ करते थे व्यक्तियों के। तो एक सही निर्वाचन प्रणाली वही है जो लोगों को निष्पक्ष रूप से वोट डालने का अधिकार दे और ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प प्रोवाइड करवाए, ताकि लोगों को जो अच्छा लगे व्यक्ति उसको वो चूज़ करें या उस पार्टी को वो वोट दें। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन लोकतांत्रिक निर्वाचन में गुप्त मतदान का विशेष महत्व है। तो जो लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर निर्वाचन में हम देखते हैं कि सीक्रेट मतलब गुप्त मतदान की व्यवस्था कराई जाती है। तो ये सारी बातें थी, यहाँ पे आपने इसको पढ़ लिया, सामान्य बातें, ठीक है। अब मुख्य बातें करते हैं। जो बात है कि चुनाव प्रणाली के प्रकार। अब चुनाव प्रणाली के प्रकारों को आपको समझना है, जिससे कि पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अब चुनाव प्रणाली के प्रकारों की मैं बात करूं तो FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आपको पढ़ना है। और ये वाला जो चुनाव प्रणाली है, इसको मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। आप अगर प्लेलिस्ट देखेंगे, और प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिलती तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पर देखिए, आपको उस प्लेलिस्ट में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की वीडियो मिल जाएगी। आप उसको देख लो पूरा, तो आपका ये वाला चुनाव प्रणाली का प्रकार हो गया, ठीक है। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं यहाँ पर आनुपातिक चुनाव प्रणाली की, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। अब ये क्या है, इसको समझ लो। FPTP आपने समझ लिया, वीडियो देख ली होगी आपने, ठीक है, नहीं देखी तो बाद में देख लेना, हो जाएगा आपका ये। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए दोस्तों, इस प्रणाली का प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में होता है। इसका लक्ष्य मतदाताओं को अपने अपने वोटों की संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, ताकि बहुमत के साथ साथ अल्पमत को उपयुक्त प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन प्रदान किया जा सके। यह एक जटिल प्रणाली है जिसे कार्यरूप देने के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। इनमें दो तरीके सबसे अधिक प्रचलित हैं, एक है सूची प्रणाली और एक है एकल हस्तांतरणीय मत
मतदान प्रणाली। अब देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट सिस्टम में क्या था, जो सबसे आगे जीत उसकी, मतलब ये था कि अगर 10 लोग एक सीट के लिए खड़े, एक सीट के लिए अगर 10 लोग खड़े हैं, एक सांसद की सीट मान लेते हैं हम, संसद का चुनाव हो रहा है और सांसद की एक सीट है किसी क्षेत्र में। अब उस सीट के लिए 10 लोग खड़े हैं। अब 10 में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, मान लो 10 में से सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाले व्यक्ति को 29 वोट मिल गए। हालांकि इसे सिर्फ 100 में से 29% लोगों ने ही इसे पसंद किया, लेकिन फिर भी ये जीत गया क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा वोट मिले। ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लेकिन प्रतिनिधित्व प्रणाली में ऐसा होता है कि आपको आपके जो वोटर्स हैं उनके प्रतिनिधित्व में जो भी जितना आपको वोट मिला है उसके हिसाब से आपको सीट दी जाएगी। जैसे कि एक सीट है, ठीक है, एक सीट नहीं, दोबारा से एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे कि आनुपातिक रिप्रेजेंटेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपल सी बात है, देखो मान लो संसद में 200 सीटें हैं, संसद में 200 सीट हैं, 200 सीट मतलब 200 व्यक्ति चुनकर संसद में बैठ सकते हैं सांसद के रूप में, ठीक है, 200 सीट हैं। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इस 200 सीट में से इस 200 सीट पर जीतने के लिए 5 पार्टियां खड़ी हो गई चुनाव के लिए। जैसे कि एक कांग्रेस हो गई खड़ी, दूसरी बीजेपी हो गई खड़ी, तीसरी बीएसपी एक पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो गई, आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई, और इसके अलावा एक पार्टी हो सकती है, कोई मार्क्सवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट जैसी पार्टी है, सीपीआई वगैरह है, कोई एक पार्टी खड़ी हो गई, ठीक है, कोई सीपीआई वगैरह पार्टी खड़ी हो गई। अब ये 5 पार्टियां खड़ी हुई हैं चुनाव के लिए, 200 सीट हैं संसद में और चुनाव पर ये पांचों पार्टियां खड़ी हो गई। अब क्या होगा, अब मान लो कि कांग्रेस को मिल गए 20% वोट, बीजेपी को मिल गए 40% वोट, बीएसपी को मिल गए मान लो 15% वोट, और फिर यहाँ पे जो पार्टी बची, हाँ, तो आम आदमी पार्टी को मिल गए मान लो 10% वोट, 10 नहीं 15 मान लेते हैं, तो आम आदमी को मिल गए 15% वोट, और फिर जो सीपीआई बची लास्ट में, इसको 10% वोट मिल गए। अब यहाँ पे वोट के हिसाब से सीटें दी जाएंगी। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में किसको ज़्यादा सीटें मिली, नहीं, यहाँ पे टोटल वोट्स देखे जाएंगे कि किस पार्टी को कितने वोट्स मिले। यही होता है आनुपातिक रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या आनुपातिक प्रतिनिधित्व में देखा जाता है कि किस पार्टी को कितना वोट मिला, और उसी के हिसाब से फिर उसको उतनी सीट, उतने % सीट संसद में दे दी जाती है। सिंपल सी बात है, जैसे कि अभी कांग्रेस को यहाँ पर एग्जाम्पल में 20% सीट मिली है, मतलब 20% वोट मिले हैं, तो 20% वोट का मतलब ये है कि कांग्रेस को टोटल 20% वोट मिले हैं, तो जितनी भी सीट हैं उसका 20% सीट कांग्रेस को दे दी जाएगी। तो 200 का 20% कितना हुआ, 200 का 20% का मतलब है 200 का 20% हुआ 40 सीटें, तो कांग्रेस को 40 सीटें दे दी जाएंगी। बात को समझिए। अब बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं, 40% वोट मिले हैं, तो अब इसके % ऑफ वोट के जरिए इसको सीट दे दी जाएगी। तो बीजेपी को 40% वोट मिले हैं, तो यहाँ पर 40% सीटें, संसद की 40% सीटें बीजेपी को दे दी जाएंगी। जैसा कि 40% का यहाँ पे मतलब हुआ 80 सीटें, तो 80 सीटें बीजेपी को यहाँ पर दे दी जाएगी। इसके साथ ही जो बीएसपी है, अब उसे 15% सीटें मिली हैं, तो यहाँ पे 15% का मतलब हुआ 30 सीटें, तो यहाँ पे बीएसपी को 30 सीटें दे दी जाएंगी। आम आदमी पार्टी को भी 30 सीटें दे दी जाएंगी क्योंकि उसको 10 मतलब 15% वोट ही मिले हैं, और इसको 10% वोट मिले हैं, तो यहाँ पे 20 सीटें इसको दे दी जाएंगी, किसको, सीपीआई को। अब यहाँ पे बात को समझो ध्यान से। अब भले ही यहाँ पर हम वोट देखें तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी इसको सिर्फ अपने वोटों के आधार पर ही सीटें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि इसे 50% से ज़्यादा सीटें मानकर इसे विजय घोषित कर दिया जाएगा या इसकी सरकार बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बनाने के लिए अपना एक कोटा होता है, अपना अलग कोटा होता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि बीजेपी की सरकार बन जाए, यहाँ पे बीजेपी को बस 80 सीटें दे दी गई हैं, और ऐसे में कई बार गठबंधन की सरकार बनती है, ऐसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सरकार में, मतलब प्रतिनिधित्व प्रणाली में। क्योंकि देखो 80 सीटें किसके पास हैं, बीजेपी के पास है अभी, मतलब 200 में से सिर्फ 80 हैं, मतलब 100 से भी कम है। तो ऐसे में हो सकता है कि 100% करने के लिए दूसरी पार्टी से ये हाथ मिलाए, हालांकि वो बात अलग है। अब हम यहाँ पे एक बात तो समझ गए कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व में वोट के अकॉर्डिंग आपको सीट दे दी जाती है। ऐसे में हुआ क्या, जो सीपीआई एक पार्टी थी या जो आम आदमी पार्टी थी, उसका क्या हुआ, उसका फ़ायदा ये हुआ कि भले ही उसको 15% वोट मिले, लेकिन फिर भी आप उसको सीटें भी तो मिल गई।
30 सीटें मिल गई, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसके अकॉर्डिंग देखें तो 30 सीटें उसको लगभग मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम आम आदमी पार्टी के लोग या उसके जो मेंबर्स हैं वो कम से कम सांसद मतलब संसद में बैठेंगे, तो कम से कम उनको इतनी सीट तो मिल गई कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अगर बीजेपी को 40% वोट मिले हैं तो सरकार इसी की बनेगी, किसी दूसरे की नहीं बनेगी सरकार। और साथ में अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि बीजेपी के साथ ही कुछ कांग्रेस के भी नेता हैं जो संसद में बैठते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए। देखो जब आप FPTP वाली वीडियो देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन जब एक सीट पर चुनाव होता है ना, जैसे कि एक सीट के लिए अगर बीजेपी को 40% वोट मिल गए और अगर आम आदमी पार्टी को 35% वोट भी मिले थे, तो आम आदमी पार्टी का यहाँ पे मतलब जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक सीट है इससे फिर सिर्फ बीजेपी का सांसद ही चुनकर जाएगा पार्लियामेंट में। तो यहाँ पर जो FPTP सिस्टम में यही होता है कि दूसरी जो पार्टीज होती हैं जिनको कम वोट्स मिलते हैं उनके वोट्स का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये चीज़ें हैं, अभी आपको समझ में आएगा। आपको सिंपल सा एक चीज़ तो समझ में आ गई ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, ये आपको समझ में आ गई। लेकिन ध्यान से समझिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी मुख्य तौर पर दो प्रकार की होती है। एक होती है सूची प्रणाली, एक होती है लिस्ट सिस्टम। तो लिस्ट सिस्टम एक होती है, और लिस्ट सिस्टम को भी मैंने वीडियो में पढ़ाया है, आप वीडियो देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप समझ लेंगे। तो हम बात करते हैं जो दूसरा प्रणाली है, एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो अब हम इसको समझते हैं। तो इसके द्वारा भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत चुनाव करवाया जाता है, और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी के अकॉर्डिंग होता है। अब ये क्या है इसको समझ लो। जब एग्जाम में आपसे कहा जाएगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लिखिए, तो आप इसको भी लिखेंगे, ये जो सूची प्रणाली आप इसको लिखेंगे, और फिर एकल हस्तांतरणीय प्रणाली को आप समझाएंगे। ठीक है, अब एक ये है क्या, तो इसको मैं समझा देता हूँ। देखो वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख लेना, ये वाली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत मतदाता मतपत्र पर अलग अलग उम्मीदवारों को 1, 2, 3 इत्यादि वरीयता क्रम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस से रखते हैं। चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को चुनाव कोटा के बराबर वोट प्राप्त होना चाहिए। चुनाव कोटा निर्धारित करने के लिए रिक्त स्थानों की संख्या में एक जोड़ यानी कि एक ऐड कर उससे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल मान्य वोटों की संख्या को भाग देते हैं, और भागफल यानी कि जो रिजल्ट में एक जोड़ देते हैं। जो ये यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसमें एक हम प्लस कर देते हैं। तो इस तरह से चुनाव कोटा निकलता है। तो यहाँ पे वर्ड्स में बताया गया तो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली है ना, इसमें जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको मतदाता अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं, 1, 2, 3 करके, 4 करके, कि मैं इस व्यक्ति को पहले नंबर पर रखता हूँ, इस व्यक्ति को मैं दूसरे नंबर पर रखता हूँ, ऐसे। और व्यक्ति वही जीतता है जो चुनाव कोटा पूरा कर लेता है। अब ये चुनाव कोटा पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि एक व्यक्ति को कितने वोटों की आवश्यकता है, कितने नंबर ऑफ वोट्स एक व्यक्ति को चाहिए, इसी को हम कहते हैं कोटा। जैसे कि कोटा निकालते कैसे हैं, तो जितने निर्वाचन क्षेत्र है उसमें डाले गए मान्य वोटों की संख्या, मान लो 15 निर्वाचन क्षेत्र थे और 15 निर्वाचन क्षेत्र में 1.5 लाख लोगों ने वोट डाले। ठीक है, 1,50,000 लोगों ने वोट डाले हैं, तो कुल वोटों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर। और प्लस नहीं, अभी प्लस मत करो, फिर भाग देंगे रिक्त स्थानों की संख्या, भाग देंगे हम रिक्त स्थानों की संख्या, जितने स्थान खाली थे। देखो अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का तो एक ही पद होता है ना, एक ही सीट खाली रहती है, इसलिए हम यहाँ पर एक लिखेंगे। लेकिन ये आपके ऊपर, मतलब ये डिपेंड है कि आप कितनी सीट खाली हैं। तो यहाँ पर कई बार 1 सीट खाली है, 2 सीट खाली है, 20 सीट खाली है, जितनी सीट खाली है हम उतना यहाँ पे लिखते हैं, और उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, और इसको हम मतलब इससे डिवाइड कर देते हैं और उसमें प्लस कर देते हैं 1। तो ये फॉर्मूला था चुनाव कोटा निकालने का। ठीक है, इससे चुनाव कोटा निकल जाता है। समझ में आया या नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, रटना है तो रट लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा वैसे समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ें कैसे हैं, लेकिन फिर भी समझा पहले देता हूँ, बाद में मैं इसको रीड करूँगा। तो देखो दोस्तों, जो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली है, इसको पहले समझ लो ये है क्या, इसके द्वारा चुनाव कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है। देखो जैसे कि एक सीट है, सिंगल सीट है एक। अब एक सीट के लिए हमने डिसाइड कर दिया कि जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, 50% प्लस एक जो भी वोट है, जिसको इतना मिल जाएगा उसको हम विजय घोषित कर देंगे इस एक सीट पर।
अब इस एक सीट के लिए मान लो 4 मेंबर या 4 कैंडिडेट खड़े हो गए। एक जिसका नाम है राम, एक का नाम है आकाश, एक का नाम है विकास और एक का नाम है कुछ भी ले लो यार, सी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ऐसे में मान लो कि जो वोटर्स हैं उसने सी वाले को पहले नंबर पर रखा, किसी ने वी वाले को पहले नंबर पर रखा, किसी ने ए वाले को दूसरे नंबर पर रखा, किसी ने राम को जो आर है इसको पहले नंबर पर, हो सकता है चौथे नंबर पर रखा। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया, इसको एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि मान लो 4 लोग खड़े हो गए, ए बी सी और डी, 4 लोग खड़े हैं, ठीक है, एक सीट पर। हम एक सीट की बात कर रहे हैं अभी, और 50% से ज़्यादा सीट चाहिए, मतलब 50% ज़्यादा वोट चाहिए जीतने के लिए। अब मान लो एक वोटर है जो कि चुनाव कर रहा है। अब वो क्या करेगा, वो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये जो आपको ए बी सी डी दिखाई दे रहे हैं, ये कैंडिडेट है, मतलब ये चुनाव के लिए खड़े हैं, इन्हें हम उम्मीदवार कहते हैं, ठीक है, ये कैंडिडेट हैं। अब एक वोटर गया चुनाव देने, तो वो क्या करेगा, प्रेफरेंसेस देगा। जैसे कि मान लो वो चाहता है कि जो बी वाला व्यक्ति है ना वो राष्ट्रपति बन जाए, या जो भी सीट है उस पर वो जीत जाए, तो इसने इसको पहला नंबर दे दिया। फिर वो चाहता है अगर बी वाला नहीं जीतता तो फिर मैं जिताना चाहूँगा डी वाले को, डी वाला मेरा अच्छा दोस्त है और अच्छी जान पहचान है डी वाले से, तो मैं इसको जिताना चाहूँगा। और फिर अगर डी भी नहीं जीतता तो मैं ए वाले को जिताना चाहूँगा, ठीक है, तो इसने तीसरी प्रेफरेंस दे दी। और अगर ये भी नहीं जीतता तो फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई फिर यही बचा, तो अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो मैंने इसको चौथा स्थान दे दिया। मतलब ये है कि जितने भी मतदाता वहाँ पर वोट देने जाएंगे ऐसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में, वो अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं, वरीयता देते हैं कि मैं पहले नंबर पर इसको रखता हूँ, पहले नंबर पर इसको, या दूसरे नंबर पर इसको, या तीसरे नंबर पर इसको, तो वो प्रेफरेंसेस देते हैं। अब मान लो कि चुनाव हुए और सब मतदाताओं ने मतदान भी दे दिया, मतदान थोड़ी देर के लिए रुक गया, मतदाताओं ने मतदान दे दिया, अब काउंटिंग की जा रही है। जब हम बात कर रहे हैं ए वाले की, तो अब देखो वरीयता कैसे देखी जाती है, जो पहले नंबर पर जिन जिन इनको, मतलब पहले नंबर पर कितने वोट इन लोगों को मिले हैं। अब 20 लोग, मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, मान लो 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से 20 लोगों ने ए को पहले नंबर पर चुना। हम पहले ही देखेंगे, पहला नंबर देखेंगे हम कि पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में कितने वोट मिले हैं इन लोगों को। तो 20 लोगों ने ए को पहले नंबर पर रखा है, और बी को 25 लोगों ने पहले नंबर पर रखा है, सी को 25 लोगों ने ही मान लेते हैं, 25 लोगों ने ही सी को भी पहले नंबर पर रखा है, और जो भी बच गया अब 30 वोट, तो 30 वोट मतलब 30 व्यक्तियों ने डी को पहले नंबर पर रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस देखी गई, और फर्स्ट प्रेफरेंस में देखा गया कि डी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और 30 वोट मिले हैं, इसलिए ये आगे है। लेकिन अभी भी जो चुनाव कोटा है, चुनाव कोटा तो फिक्स होता है ना, चुनाव कोटा मैक्सिमम यही होता है कि 50% से ज़्यादा आपको वोट मिले, तो चुनाव कोटा के अकॉर्डिंग अभी डी नहीं जीता है, तो डी को अभी जीतना है तो 50 वोट उसको करने पड़ेंगे, 50 से ज़्यादा। तो अब ऐसी सिचुएशन में होता यह है कि सबसे कम वोट जिसको मिले हैं, अब हम उसको देखते हैं। अब जैसे कि ए है ना, तो ए को हम देखेंगे। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, जिसने ए को वोट दिया है पहले नंबर पर, उसने हो सकता है डी को दूसरे नंबर पर रखा हो, या बी को दूसरे नंबर पर रखा हो, या सी को दूसरे नंबर पर रखा हो। मतलब यह है कि जिन जिन व्यक्तियों ने ए को वोट दिया है उसने इन तीनों को भी तो अपनी प्रेफरेंस दी है। जैसे कि मान लो मैंने ए को वोट दिया था पहले नंबर पर, फिर मैंने अपने आप से कहा था कि अगर ए नहीं चुनाव में जीतता, अगर ए को चुनाव में आप नहीं जिताते तो मैं बी को जिताना चाहूँगा, बी को मैं दूसरे नंबर पर रख रहा हूँ। तो अब यही होता है, जो दूसरी प्रेफरेंस थी ना, जो पहले हम 1 देख रहे थे, अब दूसरी प्रेफरेंस देखी जाएगी यहाँ पर कि दूसरे नंबर पर ए को कितने कितने मतलब वोट मिले हैं, और मतलब वो हम मतलब यहाँ पर यह है कि अब ए वाले को जब जिसने 1 एक एक नंबर पर रखा है, उसने दूसरे नंबर पर भी तो किसी को रखा होगा ना, तो जो सेकंड नंबर था अब इसकी वरीयता देखी जाएगी। अब सेकंड नंबर देखा जाएगा कि सेकंड नंबर पर कितने कितने वोट इन तीनों को मिले हैं, ठीक है। अब इसको हटा दिया जाएगा, इसको हटा दिया गया। अब सेकंड नंबर देखा जाएगा, फिर देखा गया कि सेकंड नंबर पर जो ए को वोट मिले हैं वो अब इनमें ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे कि सेकंड नंबर पर बी को, मान लो सेकंड नंबर पर बी को हो सकता है कि, जैसे कि अब ए को जिन लोगों ने मतलब 20 लोगों ने पहले नंबर पर रखा है, उसने दूसरी वरीयता
भी इन इन लोगों को दिए। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। अब दूसरी वरीयता को ही देखेंगे हम कि दूसरी वरीयता में किन किन लोगों ने बी को चुना, किन किन लोगों ने सी को, या किन किन लोगों ने डी को चुना। तो इसके वोट को रद्द कर कर देखा जाता है कि किन लोगों ने, जिन्होंने ए को पहले स्थान पर रखा था, उन्होंने बी वाले को या सी वाले को या डी वाले को कितने वोट दिए। तो मान लो कि मैं अब डी को जल्द से जल्द मतलब जिताना चाहता हूँ डी को, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि जो बी है उसको मान लो 1 वोट मिला, जो सी है उसको मान लो 1 वोट सेकंड जो वरीयता थी उसमें रखा, और डी को 18 लोगों ने सेकंड वरीयता में रखा। लेकिन फिर भी अभी भी डी के जो टोटल वोट हैं वो 48 ही हुए, क्योंकि पहले 30 थे और अब 18 आ गए तो 48 वोट हुए। अब इसी में ये प्रक्रिया अब आगे बढ़ जाती है और जो दूसरी वरीयता थी ए की, अब उसकी तीसरी वरीयता भी देखी जाती है कि तीसरी वरीयता में किन किन लोगों ने डी को तीसरा स्थान दिया है। तो हो सकता है कि 2 लोगों ने डी को, जिन्होंने पहले उसे ऐसा स्थान नहीं दिया, उन्होंने 2 लोगों ने डी को तीसरे स्थान पर रखा हो। तो इस तरह जो डी है वो 50% सीट हासिल कर लेगा या 50% से ज़्यादा उसको सीट मिल जाएगी तो वो जीत जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आपको अभी वर्ड्स में रीड करके बताऊंगा तो समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये बस एक एग्जाम्पल था, काफ़ी बेटर तरीके से आपको समझ में आया होगा। यहाँ बस इतना समझो कि यहाँ पर यही होता है कि ए बी सी जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनकी वरीयता को देखा जाता है कि फर्स्ट लेवल पर, फर्स्ट प्रेफरेंस में उनको कितने वोट मिले हैं। अगर पहले राउंड में ही किसी एक व्यक्ति को, किसी एक उम्मीदवार को 50 से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं पहले राउंड में ही, तो उसे विजय घोषित कर दिया जाता है और वो जीत जाता है। लेकिन कई बार ये प्रक्रिया 3-3 वरीयता तक चली जाती है, दूसरी वरीयता या तीसरी वरीयता तक भी चली जाती है, जब तक किसी व्यक्ति को 50 वोट ना मिले, 50% से ऊपर। तो आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अभी हमने सारी बातें कर ली और मैंने अभी आपको समझा दिया। तो समझा दिया है, लेकिन फिर भी आपको अपने एग्जाम में लिखना है और लिखने के लिए यहाँ पर मुझे रीड करना पड़ेगा, मुझे आपको ये बताना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ तक हमने चुनाव कोटा तक बात कर ली थी, यहाँ पर अब हम आगे बात करते हैं। तो आपको एग्जाम में लिखना है तो यहाँ पे अब आपको सारी बातें आएंगी क्योंकि मैंने पहले आपको समझा दिया। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सिंपल सी बात है, अगर पहले वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद जब पहली गणना की जाती है, देखा जाता है अगर किसी उम्मीदवार को 50% या जो भी चुनाव कोटा जो भी है उसके अकॉर्डिंग अगर उसे चुनाव कोटा हासिल हो जाता है तो वो जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जीतता नहीं है वो, तो प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मतों को रद्द कर दिया जाता है और इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता। मतलब सिंपल सा है कि जब तक किसी व्यक्ति को मतलब मत 50% या जो भी चुनाव कोटा है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल जाते, तब तक वोट की गणना की जाती है और जो पहला मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है उसके मतों को रद्द कर कर उसकी जो सेकंड प्रेफरेंसेस होती है उसको आगे बांट दिया जाता है और उम्मीदवारों के जो भी प्रथम वरीयता है उसमें डाल दिया जाता है। तो यहाँ तक ये सामान्य बातें थी, आपको समझ में आ गई होंगी। आयरिश गणराज्य और माल्टा के राष्ट्रीय चुनावों में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसका लाभ यह है कि इसमें सब तरह के समूहों जैसे कि संजातीय समूह एवं स्त्रियों और सब तरह के हितों और विचारधाराओं से जुड़े लोगों को यथोचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। देखो दोस्तों, आयरिश गणराज्य जो हो गया, माल्टा एक द्वीपीय एक देश है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है चुनावों के लिए। भारत में भी राष्ट्रपति पद के लिए इसका चुनाव वैसे होता है, लेकिन फिर भी भारत में तो सिर्फ एक सीट के लिए होता है राष्ट्रपति की, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है इसका फ़ायदा क्या होता है। देखो, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें सभी समूहों को जगह मिल जाती है, उनका प्रतिनिधित्व इनको मिल जाता है, चाहे वो स्त्रियां हों चाहे वो पुरुष हों, सबको, या जो अलग अलग जनजातीय समूह हों उनको अपने जनसंख्या के हिसाब से, अपने वोट के हिसाब से उनको सीटें मिल जाती हैं। परंतु यह प्रणाली कुछ कठिनाइयां भी पैदा करती है। जो राष्ट्र अनेक सामाजिक, आर्थिक, जातीय, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय वर्गों में बटा हो, जैसे कि भारत, वहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपना लेने पर साधारणतः विधानमंडल में किसी दल का स्पष्ट बहुमत उभरकर सामने नहीं आता। अतः विभिन्न गुटों की सौदेबाजी के आधार पर उनकी मिलीजुली सरकारें, कॉलिशन की गवर्नमेंट ही बन पाती हैं, जो स्वभावतः अस्थिर होती हैं। और दूसरे, वहाँ राजनीतिक दल भी संकीर्ण हितों के आधार पर बनाए जाते हैं।
और ऐसे दलों का निर्माण नहीं हो पाता जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित कर सके। कुल मिलाकर यह प्रणाली राष्ट्रीय एकता कायम रखने में बहुत अड़चन पैदा करती है। देखिए दोस्तों, इस प्रणाली के लाभ तो हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हानियाँ हैं, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता ज़्यादा है। ऐसे में होता ये है कि अलग-अलग वर्ग के लोग अपने-अपने लोगों को अपने लिए वोट डालने के लिए के लिए कहते हैं, जिसके कारण एक किसी स्पष्ट वर्ग को, किसी एक स्पष्ट पार्टी को एक स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। अब ऐसे में अलग-अलग वर्ग की अलग-अलग पार्टियाँ हो जाती हैं, तो अलग-अलग उनके पास सीटें होती हैं। किसी एक के पास ज़्यादा सीटें नहीं हो पाती, इसके कारण मिली-जुली सरकार यानी कि गठबंधन की सरकार बनती है, जिससे कि देश का जो शासन है वो अस्थिर हो जाता है, कोई अच्छी मजबूत सरकार नहीं बन पाती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता में भी कई सारी अड़चनें ऐसे में आ सकती हैं। तो ये इसकी कुछ कमियाँ भी थी। तो यहाँ तक हमने सारी बातों को ही समझ लिया। आई होप यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।